हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये वीडियो जो है टीजीटी पीजीटी हिंदी का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो की मदद से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ये सभी तरह के एग्जाम्स के लिए कारगर साबित होंगे, लेकिन अभी जो ईएमआरएस के जो कैंडिडेट हैं, जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खासा ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन हैं, तो सभी के सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ के माध्यम से कुछ क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है हिंदी साहित्य के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग ईएमआरएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस के अगर स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जो है परीक्षा ऐप के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज जो है इसका कॉस्ट 299 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप लोग ये चालाकी स्टडी चालाक 50 जो मेरा रेफरल कोड है, अगर उसका यूज़ करते हैं, तो आपको ये जो कोर्स है, ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वो सिर्फ 149 रुपीज़ में मिल जाएगा। यानी कि आपको मिलेगा पूरा 50% का डिस्काउंट। तो अगर आप भी टीजीटी इंग्लिश, हिंदी या सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जितने भी कैंडिडेट हिस्सा लेंगे, उसमें आपकी रैंकिंग पता चलेगी। मान लीजिए कि यहाँ 100 कैंडिडेट अगर यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं और 100 कैंडिडेट कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आप भी उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उन 100 कैंडिडेट्स के बीच आप अपनी रैंकिंग देख पाएंगे कि आप किस रैंक में हैं, आप कितने ऊपर हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है उन लोगों से जो कि इसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी सबसे खास बात है, तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ये परीक्षा ऐप के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है और परीक्षा ऐप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से भी सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा, रेफरल कोड चालाक 50 डालने पर ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये जो हिंदी भाषा का जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टॉपिक सबका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एक एग्जाम में हिंदी साहित्य के लिए। तो पश्चिमी हिंदी का विस्तार हुआ है। आपके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्री अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या फिर खस अपभ्रंश से। इन चारों में से एक सही उत्तर है, आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके जो है अपना आंसर बिल्कुल देते रहिए। ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका ज्ञान कितना है, आपकी तैयारी कितनी है। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो ये शब्द शक्ति से प्रश्न है। ऑप्शन है आपके लक्षणा, अभिधा, रूढ़ा लक्षणा या फिर व्यंजना। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाता है अभिधा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उस शब्द शक्ति को क्या कहते हैं जो साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है, उसको कहते हैं अभिधा। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग, क आदि ध्वनियाँ आई हैं। ज, ग, क आदि ध्वनियाँ देवनागरी लिपि के विकास में कहाँ से आई हैं? पंजाबी से, संस्कृत से, उर्दू से या फिर अंग्रेजी से? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन है, इस वजह से ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है संस्कृत से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देवनागरी लिपि के विकास में ये जो ध्वनियाँ हैं ज, ग, क, वो किससे आई हुई हैं? संस्कृत से आई हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें से चार शब्द दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा एक अशुद्ध है वो आपको बताना है। सौख्य, निरापराध, माधुर्यता या फिर आकाश।
चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाता है माधुर्यता। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा? माधुर्यता। माधुर्यता यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है, इस वजह से ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका जो सही उच्चारण होता है वो होता है माधुर्य। ठीक है, ये जो ता इसमें लगा हुआ है उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। माधुर्य ये जो शब्द होता है माधुर्य वो सही होता है। इस वजह से ये उत्तर राइट हो जाएगा क्योंकि ये अशुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? आपको बताना है पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। ये बोली जो है, बोली से भी एक प्रश्न बनता ही बनता है, तो इसको बोली भी अपना अच्छे से क्लियर कीजिएगा। जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ये सभी जो आती हैं वो वाले चैप्टर को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर पहाड़ी। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है? इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि पूर्वी हिंदी का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी का हिस्सा नहीं है। ब्रजभाषा किसका हिस्सा है? ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है। ठीक है, ब्रजभाषा को पश्चिमी हिंदी का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी, अवधी और पहाड़ी ये तीनों ऑप्शन पूर्वी हिंदी के माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन से शब्द वर्तनी मानक है? शब्द की वर्तनी मानक है, यानी कि कौन सा शब्द सही है? इन चारों में से कौन सा शब्द मानक वर्तनी वाला शब्द है? संबंध, यानी चारों शब्द वही है लेकिन वर्तनी आपको बताना है। संबंध ये ब है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी का जो यहाँ पर वह जो दिखाई दे रहा है वो ब होगा। ठीक है, तो संबंध और संबंध चारों का उच्चारण वही होगा लेकिन वर्तनी इसमें से एक ही की सही है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबंध। ये जो संबंध है वो वर्तनी की दृष्टि से मानक है। ठीक है, जो दोनों में अंक की मात्रा लगी हुई है वही मानक वर्तनी है। बाकी ये जो 3 शब्द यहाँ दिए देख रहे हैं आपको वो तीनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस ये एक नाटक है। इसके नाटककार का नाम आपको बताना है। चलिए जल्दी से चारों ऑप्शन देख लीजिए। हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अश्क या फिर मोहन राकेश। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसके नाटककार कौन है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश जो नाटककार हैं उन्हीं की कृति है लहरों के राजहंस। तो मोहन राकेश, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। धर्मवीर भारती, आप लोगों ने नाम सुना होगा। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है उनकी। धर्मवीर भारती की जो कृति है अंधा युग किस श्रेणी का नाटक है? आपको बताना है ये किस श्रेणी का नाटक है। गीति नाट्य, ऐतिहासिक नाट्य, ठीक है, गीति नाट्य, ऐतिहासिक या फिर प्रतीकात्मक या फिर महाकाव्यात्मक, किस श्रेणी का नाटक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीति नाट्य। ये जो अंधा युग है वो गीति नाट्य श्रेणी का नाटक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण जो है कौन कौन सा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है पहला और दूसरा, दूसरा और चौथा, तीसरा और पांचवा या फिर दूसरा और तीसरा। तो इसके बारे में मैंने हिंदी का जो सीरीज़ है, ठीक है, एमसीक्यूज का सीरीज़ है, उसमें मैंने बताया हुआ था व्यंजन वाले पार्ट में। तो वर्ग क्या होता है? सबसे पहले आप लोग को पता होगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इस तरह से 5-5 वर्णों का एक वर्ग बना हुआ है सबका। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग आते हैं तो वो होता है वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाता है दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, क ख ग घ और अंगा। क वर्ग में इतने 5 वर्ण होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, 5 व्यंजन होते हैं। तो इसमें से दूसरा और चौथा यानी कि ख और घ ये जो होते हैं महाप्राण होते हैं, जिनको बोलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा बल प्रयोग करना पड़ता है। क के बाद ख जब हम बोलते हैं तो ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ती है। ख,
फिर ग के बाद जब हम घ बोलते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है। इस वजह से आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रेशमी टाई, ठीक है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है रेशमी टाई, ठीक है, बहुत ही फेमस एकांकी है। तो राइट ऑप्शन दीजिए, राइट आंसर आप अपना दे सकते हैं। मोहन राकेश, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर उपेंद्रनाथ अश्क। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राम कुमार वर्मा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? नई कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल मतलब कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परिंदे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा परिंदे जो कहानी है वो उसी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विचारात्मक निबंधों की शैली होती है। विचारात्मक निबंध, तो जो विचारात्मक निबंध होते हैं, विचारात्मक निबंध, उनकी शैली कौन सी होती है? धारा शैली, व्यास शैली, तरंग शैली या फिर समास शैली? ये यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाता है धारा शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो विचारात्मक निबंधों की शैली क्या होती है? धारा शैली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन हैं? 2 उपन्यास दिए गए हैं, परख और त्यागपत्र। आपको बताना है इसके उपन्यासकार कौन हैं। अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जैनेन्द्र, ठीक है। ये जैनेन्द्र साहब की उपन्यास हैं ये दोनों, परख और त्यागपत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजभाषा आयोग, आपने सुना होगा, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है गठित करने का जो प्रावधान है वो? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 344, ठीक है, 344 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 344 में ही राजभाषा आयोग के गठन करने का जो प्रावधान है वो रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। री ऋषि का, आपको पता होगा, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसमें जो है री स्वर का प्रयोग किया गया है, उसकी मात्रा का प्रयोग किया गया। आम्र, रात्रि, मातृभूमि, क्रिया। तो यहाँ जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न एक आध आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो री की मात्रा, इसमें जो त में जो नीचे री लगी हुई है वही री की मात्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है? ठीक है, कितनी भाषाओं को उल्लेख है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची, ये जो अष्टम है वही है 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, ठीक है, आप ईमानदारी से अपना आंसर भी देते जाइएगा वीडियो को पॉज करके, और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आपने कितने आंसर सही अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 22, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जो उपन्यासकार हैं उन्हीं का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह क्या कहलाती है? जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वो क्या कहलाती है? ये एक सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, राजभाषा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संपर्क भाषा। तो जो 2 व्यक्तियों के बीच आपस में संपर्क का काम करती है वो संपर्क भाषा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। ये एक सेंटेंस दिया गया है कि उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह वाक्य किसके लिए है? कार्यालयीन भाषा का है, सामान्य भाषा का है, संपर्क भाषा का है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए इस सेंटेंस का यूज़ किया गया है? तो जल्दी से 4 ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए।
यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्यालयीन भाषा के लिए। ठीक है, तो उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, ये सेंटेंस जो है कार्यालयीन भाषा के लिए यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी ये एक बहुत ही फेमस उपन्यास है। ठीक है, तो आपको बताना है इसकी लेखिका जो है कौन है। मित्रों मरजानी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाता है कृष्णा सोबती। ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है, चारों के चारों फेमस नाम है। ठीक है, तो मित्रों मरजानी जो है कृष्णा सोबती की कृति है, कृष्णा सोबती की का जो है उपन्यास है। तो यहाँ पर आज का ये फाइनल क्वेश्चन था। ये आज के कुल मिलाकर के हम लोगों ने 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, अगर फिर से रिपीट देखना होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। अगर इसका PDF आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF, इस क्वेश्चन का जितने भी 20 क्वेश्चन उसका PDF आपको वहाँ पर से मिल जाएगा। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।